नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं भारत का प्राचीन इतिहास और भारत के प्राचीन इतिहास में दोस्तों आज हम बात करेंगे वैदिक काल के बारे में। दोस्तों, वैदिक काल को ही वैदिक सभ्यता भी कहते हैं, आर्य सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, तो वैदिक काल को दोस्तों हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आपको बताते हुए चलूँ कि इससे पहले दोस्तों आपने जो भारत के जो प्राचीन इतिहास है भारत का, उसमें काफ़ी सारे टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जिसने नहीं देखे हैं दोस्तों वो प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों बात करें वैदिक काल की दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं, इससे पहले मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया था। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही हम वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की जानकारी हमें मुख्यतः कहाँ से मिलती है? वेदों से मिलती है। ठीक है, तो याद रखेंगे, वैदिक काल की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है? वेदों से मिलती है। ठीक है, इसीलिए हम दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? वैदिक सभ्यता बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। तो ये दोस्तों एक नगरी सभ्यता थी। ठीक है, लेकिन हम जो आज बात कर रहे हैं आपका वैदिक काल, तो वैदिक काल या वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो वैदिक सभ्यता दोस्तों ये आपका ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, इस पर हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। याद रखें, सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही हम वैदिक सभ्यता, वैदिक काल के नाम से जानते हैं। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की जानकारी दोस्तों हमें मुख्यतः वेदों से मिलती है। आप सभी जानते हैं वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं वेद। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ठीक है, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों वैदिक जो काल है, वैदिक काल को हम 2 कालखंडों में पढ़ते हैं दोस्तों। आप सभी ने पढ़ा होगा, पहला है ऋग्वैदिक काल, दूसरा आपका उत्तर वैदिक काल। इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर वैदिक शब्द जो है ये वेद से बना है। ठीक है, वेद का अर्थ है दोस्तों ज्ञान। ठीक है, वेद का क्या अर्थ है? ज्ञान। और वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन थे? आर्य थे। तो यहाँ से आपको याद रखना है दोस्तों कि जो आर्य थे दोस्तों, ठीक है, यानी कि जो आर्य थे ये वैदिक सभ्यता की अगर शुरुआत की बात करें, ठीक है, तो वैदिक सभ्यता की जो शुरुआत हुई दोस्तों, किसने की शुरुआत वैदिक सभ्यता की? आर्यों ने की। ठीक है, आर्यों ने की। अब ये दोस्तों ये आर्य कहाँ से आए? ठीक है, इस पर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे कि वैदिक सभ्यता की जो शुरुआत हुई दोस्तों किसने की? आर्यों के द्वारा की गई। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखेंगे दोस्तों, आर्य जो है संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ। ठीक है, तो आर्य क्या है? ये संस्कृत भाषा का शब्द है दोस्तों। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है आपका श्रेष्ठ। तो पूछा जाता है कई बार। ठीक है, याद रखेंगे, आर्य जो है संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ। तो याद रखेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ। देखिए, जब आपका वैदिक काल था तो वैदिक काल में आपका समाज जो है दोस्तों 2 भागों में बट गया था। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है। देखिए, बात करें वैदिक काल, ठीक है, तो वैदिक काल दोस्तों ये 2 भागों में बट गया था। पहला, जो आर्य थे, ठीक है, जो संस्कृत के ज्ञानी थे, यानी कि संस्कृत भाषा को जानते थे, वो आर्य कहलाए। ठीक है, दूसरा अनार्य। अनार्य कौन कहलाए? अनार्य वो कहलाए दोस्तों जिनको संस्कृत भाषा की जानकारी नहीं थी। ठीक है, यानी कि आर्य क्या थे? आर्य ये संस्कृत भाषा को जानते थे। ठीक है, और इसीलिए इनको जो है आर्य कहा गया। ठीक है, इनको आर्य कहा जाने लगा। और आर्य अपने आप को क्या कहने लगे? श्रेष्ठ कहने लगे। ठीक है, और अनार्य कौन हो गए? जो संस्कृत भाषा नहीं जानते थे, उन्हें क्या कहा गया? अनार्य कहा गया। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, इसीलिए यहां पर श्रेष्ठ शब्द आया है आपका। देखिए, ठीक है, तो आर्य क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ। ठीक है, और आर्यों को दोस्तों लिपि का ज्ञान नहीं था, इसको भी आप याद रखेंगे। जो आर्य थे दोस्तों, अभी आगे हम बात करेंगे आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था और ये कहाँ आए सबसे पहले, तो इसको आप याद रखेंगे। आर्यों को जो है लिपि का ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों यहां तक। ठीक है, अब देखेंगे हम वैदिक काल का जो है दोस्तों समय काल देखेंगे। उसके साथ ही साथ वैदिक काल को हम 2 कालखंडों में इसका अध्ययन करते हैं। आपका पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ठीक है,
और दोस्तों मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि मैं आप सभी को जो है सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। दोस्तों देखिए, वैदिक काल को हम दोस्तों दो कालखंडों में हम इसका अध्ययन करते हैं, अभी आपको बताया मैंने। ठीक है, तो आपको सीधे डायरेक्ट पूछा जा सकता है वैदिक काल का समय काल क्या है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। वैदिक काल का जो समय काल है दोस्तों, वो है 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो इसी को हम दो भागों में इसका अध्ययन करते हैं वैदिक काल का। पहला है आपका ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो दोस्तों यहीं से दोस्तों आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऋग्वैदिक काल से और उत्तर वैदिक काल से। तो इनका समय काल आपको याद रखना है। ठीक है, आपको अलग अलग पूछा जा सकता है। देखिए, वैदिक काल का आपको पूछा जा सकता है समय काल क्या है। ठीक है, तो याद रखेंगे 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। क्लियर है। उसके बाद देखिए ऋग्वैदिक काल, तो ऋग्वैदिक काल का जो समय काल है वो है आपका 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, उत्तर वैदिक काल दूसरा, उत्तर वैदिक काल का जो समय काल है वो क्या है, 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये दोनों आपने याद रखने हैं तीनों। ये समय काल पूछा जाता है दोस्तों, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बनता है। तो याद रखेंगे वैदिक काल का जो समय काल है वो है आपका 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और इसी को हमने बांट दिया ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वैदिक काल और 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल। क्लियर हो गया यहां तक। चल, अब देखिए दोस्तों ऋग्वैदिक काल की जानकारी हमें कहां से मिलती है। अभी ऊपर बताया था मैंने आपको। देखिए ऋग्वैदिक काल की जो जानकारी है दोस्तों, ये हमें मिलती है ऋग्वेद से। ठीक है, याद रखेंगे ऋग्वैदिक काल की जानकारी हमें कहां से मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है, इसको याद रखेंगे। और उत्तर वैदिक काल की जो जानकारी है दोस्तों, ये कहां से मिलती है हमें, उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें जो अन्य वेद हैं, यानी कि ऋग्वेद के बाद जो अन्य वेद हैं कौन से हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो याद रखेंगे यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो इनसे हमें किसकी जानकारी मिलती है, उत्तर वैदिक काल की। तो आपने याद रखना है वेद कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, पहला वेद है ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, तो ऋग्वेद से हमें किसकी जानकारी मिलती है, ऋग्वैदिक काल की। और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से किसकी जानकारी मिलती है, उत्तर वैदिक काल की। क्लियर हो गया। और समय काल को भी आपने याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों वैदिक काल में आर्यों का जो आगमन है भारत में हुआ था। आर्य संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ श्रेष्ठ है। ये ऊपर अभी मैंने आपको बता दिया श्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि आर्य जो थे दोस्तों ये संस्कृत भाषा को जानते थे और साथ ही साथ दोस्तों ये अपने आप को जो है श्रेष्ठ कुल का मानते थे। और मैंने अभी आपको बताया आर्य और अनार्य बताया ना, तो उसको आप जरूर याद रखें। अब बात करते हैं दोस्तों जो ये आर्य थे, ये इनका मूल निवास कहाँ था। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन आपके कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो आर्यों का जो मूल निवास था वो कहाँ था, तो ये विवादास्पद है दोस्तों। देखते हैं इसमें इतिहासकारों ने अपना मत दिया है, तो उस पर देखते हैं। सर्वमान्य मत क्या है वो भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा। देखिए आर्यों का जो मूल निवास स्थान है इस पर बात करें तो देखिए आर्य शब्द को सामान्यतः एक प्रजाति विशेष का परिचायक माना जाता है, परंतु यह शब्द जो है दोस्तों वास्तव में एक भाषाई समूह को इंगित करता है। भारोपीय भाषा जिसमें संस्कृत की प्रधानता थी को बोलने वाले आर्य कहलाए। आर्यों के मूल निवास के संबंध में अनेक मत हैं। ठीक है, तो आर्यों का आपको डायरेक्ट पूछा जाता है आर्यों का मूल निवास कहाँ था। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। आगे क्या क्या मत हैं इन पर बात करते हैं, और सर्वमान्य मत कौन सा है इसको भी आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर तीन मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं, तीन मत। यहाँ पर मैक्स मूलर और बाल गंगाधर तिलक और दयानंद सरस्वती। तो इनके अनुसार दोस्तों जो आर्य थे इनका मूल निवास स्थान कहाँ था ये आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे आर्यों का मूल निवास जो है मैक्स मूलर के अनुसार, याद रखेंगे मैक्स मूलर का नाम। मैक्स मूलर के अनुसार जो है आर्यों का जो मूल निवास था वो कहाँ था, मध्य एशिया। ठीक है, तो याद रखेंगे आर्य जो है मध्य एशिया के निवासी थे। ये किसने कहा है, मैक्स मूलर ने कहा है। ठीक है, दूसरा देखिए बाल गंगाधर तिलक के अनुसार। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की एक पुस्तक है, क्या है पुस्तक का नाम, याद रखेंगे इस पुस्तक का नाम द आर्किटिक होम ऑफ द आर्यंस।
ठीक है, ये बुक का नाम आपको जरूर याद रखना है। इस बुक में दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने जो है आर्यों का मूल निवास कहां बताया है, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, ये याद रखेंगे। यहां पर मैं आपका इसको लिखना भूल गया, इसलिए मैंने नीचे लिखा है बुक का नाम। ठीक है, याद रखेंगे। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक का नाम क्या है, द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। ठीक है, इस बुक में बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का जो मूल निवास है वो कहां बताया है, उत्तरी ध्रुव में बताया है। ठीक है, याद रखेंगे। आपको बुक भी पूछा जा सकता है और उत्तरी ध्रुव जो है आर्यों का मूल निवास किसने कहा है, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। किसी भी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद तीसरा है दोस्तों दयानंद सरस्वती के अनुसार। तो दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो कहां था, तिब्बत। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। आर्य तिब्बत के निवासी थे, ये किसने कहा है, दयानंद सरस्वती ने कहा है। ऐसे भी पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों आपको तीनों याद रखने हैं, और तीनों में आपका जो सर्वमान्य मत है, यानी कि सभी का जो मत है वो है आपका मध्य एशिया। तो इसको याद रखेंगे, आर्यों का मूल निवास स्थान कहां था, मध्य एशिया था। ये दोस्तों मध्य एशिया सर्वमान्य मत है, यानी कि सभी का मत है। ठीक है, सर्वमान्य मत। तो याद रखेंगे आर्यों का मूल निवास कहां था, मध्य एशिया। तो दोस्तों ये तीनों आपको याद रखने हैं, पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, आर्यों का मूल निवास तिब्बत किसने कहा है, ठीक है, किसने बताया है, उत्तरी ध्रुव किसने बताया है, मध्य एशिया किसने बताया है। ठीक है, और आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है आर्यों का मूल निवास जो है उत्तरी ध्रुव किसने बताया है और किस पुस्तक में ये बताया है। ठीक है, द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस, इसको भी आप जरूर याद रखेंगे। क्लियर है यहां तक, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, देखिए आर्य जो है मध्य एशिया के निवासी थे, ये सर्वमान्य मत हो गया। ठीक है, तो भारत में ये कहां पर आए सबसे पहले, देखिए आर्य सर्वप्रथम जो है पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे। उस समय अफगानिस्तान भी दोस्तों वैदिक काल में अफगानिस्तान भी भारत में ही था। ठीक है, इसीलिए याद रखें आर्य जो है सर्वप्रथम कहां आए, पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे। ठीक है, क्लियर हो गया। और दोस्तों ये कैसी सभ्यता थी, ये थी आपकी ग्रामीण सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता, वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता है। अगर पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता है। ठीक है, दोनों आपको याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं। तो यहां तक क्लियर है दोस्तों। आर्यों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आर्य कौन थे, कहां से आए थे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल का समय काल आपको याद रखना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों आर्यों की प्रशासनिक इकाई। तो प्रशासनिक इकाई दोस्तों आर्यों की 5 भागों में बटी थी। ठीक है, अब ये 5 भाग कौन कौन से हैं आपको याद रखने हैं, और उनके प्रधान मुखिया शासक को क्या कहते हैं ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो देखिए आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी वो 5 भागों में बटी थी। 5 भाग कौन कौन से थे, देखिए पहला कुल, कुल के बाद ग्राम, ग्राम के बाद विस, विस के बाद जन, और उसके बाद राष्ट्र। तो ये 5 भागों में प्रशासनिक इकाई बटी थी आर्यों की। ठीक है, अब यहां पर देखिए ग्राम जो है, ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था, सीधे आपको पूछा जा सकता है कि आर्यों के प्रशासनिक इकाई में ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ग्राम के मुखिया को कहा जाता था ग्रामीणी। याद रखेंगे इसको, ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था, ग्रामीणी कहा जाता था। और विस का प्रधान जो है वो क्या कहलाता था, विस्पति। ठीक है, और जन के शासक को क्या कहा जाता था, राजन। तो तीनों चीजें आपको याद रखनी है। तो आपको पूछा जा सकता है आर्यों की प्रशासनिक इकाई में जन के शासक को क्या कहा जाता था, विस के प्रधान को क्या कहा जाता था। ठीक है, और साथ ही साथ ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था। ठीक है, और ये 5 भाग आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटी थी। 5 भाग याद रखने हैं, कुल, ग्राम, विस, जन और राष्ट्र। ठीक है, साथ ही साथ इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है पूरब और उग्र। ठीक है, पूरब और उग्र क्या थे, याद रखें। पूरब जो है दोस्तों जनता की गतिविधि को देखने वाले गुप्तचर होते थे। ठीक है, यानी कि जनता की गतिविधि को देखने वाले को क्या कहते थे, पूरब कहते थे। ठीक है, और उग्र किसे कहते थे, उग्र जो है दोस्तों अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। ठीक है, ये दोनों चीजें याद रखेंगे। ठीक है, पूरब
जो है किसे कहते थे, आपको पूछा जा सकता है वैदिक काल में पूरब किसे कहते थे, ठीक है, उग्र किसे कहते थे, तो याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां से आपको याद रखना है वैदिक काल में पूरब किसको कहते थे, जनता की गतिविधि को देखने वाला गुप्तचर, और उग्र किसे कहते थे, अपराधियों को पकड़ने का कार्य करने वाला। ठीक है, ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं और सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्रशासनिक इकाई की बात चल रही है, तो यहाँ पर सभा और समिति जो है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है। देखिए सभा और समिति क्या थी, तो सभा और समिति जो है दोस्तों राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि सभा और समिति क्या थी वैदिक काल में, तो ये राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। साथ ही साथ याद रखना है दोस्तों सभा जो है दोस्तों श्रेष्ठ व संभ्रांत लोगों की संस्था थी। ठीक है, श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी सभा, और समिति कौन थी, समिति जो है सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है, याद रखेंगे दोनों चीजें, सभा और समिति क्या थी वैदिक काल में, राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी, और समिति जो है सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है, क्लियर है दोनों। उसके बाद याद रखना है आपने, जो ये समिति है इसके अध्यक्ष को क्या कहते थे। ठीक है, तो ये यहां पर मैंने मेंशन किया है, देखिए समिति के अध्यक्ष को कहा जाता था ईशान। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि वैदिक काल में समिति जो राजा को सलाह देने वाली संस्था थी, तो समिति दोस्तों इसका जो अध्यक्ष था, ये अध्यक्ष कौन होता था, तो उसका नाम ईशान इसको कहा जाता था। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने दोस्तों, किसी भी प्रकार से आपको पूछा जा सकता है। सभा जो है श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी। ठीक है, ये दोनों जो है दोस्तों आपका राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। क्लियर हो गया यहां तक। उसके बाद देखिए आगे अगला पॉइंट है दोस्तों, उसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों, युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था वैदिक काल में, तो युद्ध के लिए दोस्तों गविस शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैदिक काल में युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो यहां पर आपका क्या रहेगा आंसर, गविस्ट। तो गविस्ट का अर्थ क्या होता है, गायों की खोज। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। तो वैदिक काल में युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, गविष्ट शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसका अर्थ है गायों की खोज। उसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट है दोस्तों, अगला है, अब देखेंगे हम वेद। ठीक है, अभी ऊपर बात की थी मैंने। देखिए कुल वेद कितने हैं, आप सभी ने पढ़े हैं, 4 वेद हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं 4 वेद, पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। ये चारों वेदों के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, इनसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इन पर हम एक बार देख लेते हैं। देखिए ऋग्वेद की बात करें तो पहला वेद है ऋग्वेद, और सबसे प्राचीन वेद भी है आपका ऋग्वेद। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वो है आपका ऋग्वेद। ठीक है, अब ऋग्वेद में दोस्तों कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं, कितनी ऋचाएं हैं, तो ये आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है, 10 मंडल है ऋग्वेद में। ठीक है, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। ठीक है, ये तीनों याद रखना है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, आप सभी जानते हैं, इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। ठीक है, इतना याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो 10 मंडल हैं, इसमें मैं आपको बताऊंगा भी, जैसे आपका 7वां मंडल हो गया, तीसरा मंडल हो गया, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस पर बात करते हैं। देखिए ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र है। तो याद रखेंगे, आपको पूछा जा सकता है कि गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के किस मंडल में है। ठीक है, तो तीसरे मंडल में है दोस्तों गायत्री मंत्र, याद रखेंगे। और साथ ही साथ आपको याद रखना है, गायत्री मंत्र जो है सविता नामक देवता को संबोधित है। किसको संबोधित है, सविता नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध किससे है, ऋग्वेद से है। ठीक है, क्लियर है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है, तो ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या है 10,580। ठीक, कितनी है, ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है, 10,580 है। ठीक है, ये सारे आपको याद रखने हैं, ये पूछे जा सकते हैं। जैसे ऋचाएं हैं, कितनी है ऋचाएं, 10,462 ऋचाएं हैं। सूक्त कितने हैं, 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। मंडल कितने हैं, 10।
ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। और गायत्री मंत्र किस मंडल में है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। और गायत्री मंत्र दोस्तों किसको संबोधित है? तो सविता नामक देवता को संबोधित है। ठीक है, क्लियर है? ये सारे फैक्ट आपको याद रखनी है। चलिए, ऋग्वेद के अगले मंडल की बात करें तो 7वां मंडल है दोस्तों ऋग्वेद का, आप सभी ने पढ़ा होगा। तो देखिए ऋग्वेद के 7वें मंडल में क्या है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का उल्लेख है। आपने पढ़ा होगा 10 राज्य युद्ध, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। आपको सीधे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि 10 राज्य युद्ध का उल्लेख जो है ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो 7वें मंडल में मिलता है 10 राज्य युद्ध का उल्लेख। ठीक है, यह युद्ध दोस्तों रावी नदी के तट पर हुआ। तो यहाँ पर रावी नदी जो है आधुनिक नाम है रावी नदी, तो उस समय रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? पुरुषणी नदी। ठीक है, याद रखेंगे इसको। तो 10 राज्य युद्ध जो है किस नदी के तट पर हुआ था पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, पुरुषणी नदी या रावी नदी। ठीक है, ये प्राचीन नाम है और ये है आधुनिक नाम। ठीक है, और 10 राज्य युद्ध है दोस्तों किसके बीच हुआ था? तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो 10 राज्य युद्ध जो है सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। क्लियर है? तो याद रखेंगे ऋग्वेद के 7वें मंडल में क्या है? 10 राज्य युद्ध है, इसका उल्लेख है। ठीक है, यह युद्ध दोस्तों पुरुषणी नदी या रावी नदी के तट पर हुआ। ठीक है, किसके बीच हुआ? सुदास एवं 10 जनों के बीच हुआ और इसमें सुदास जो है विजयी हुआ। ठीक है, इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं 7वें मंडल से। आगे बात करते हैं दोस्तों ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या है? ठीक है, यहां से भी आपको पूछा जा सकता है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में दोस्तों पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब ये 4 वर्ण कौन है? ये 4 वर्ण है दोस्तों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो 4 वर्णों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो 4 वर्णों का उल्लेख जो है पुरुष सूक्त में मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। पुरुष सूक्त आपके 10वें मंडल में है, याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें उल्लेख मिलता है, इसमें कहा गया है कि जो ब्राह्मण है वो परम पुरुष के मुख से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, क्षत्रिय जो है भुजाओं से उत्पन्न हुआ है, वैश्य जो है जांघों से उत्पन्न हुआ है और शूद्र जो है पैरों से उत्पन्न हुआ है। तो ये याद रखेंगे आप। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों ऋग्वैदिक समाज जो 4 वर्ण जो बांटे गए हैं 4 वर्णों में ऋग्वैदिक समाज को, तो दोस्तों ये विभाजन जो है व्यवसाय पर आधारित था। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। ऋग्वैदिक समाज जो है 4 वर्णों में विभक्त था। यह विभाजन दोस्तों व्यवसाय पर आधारित था। ठीक है, आगे हम जब उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में जो है वर्णों का जो विभाजन है दोस्तों वो फिर जन्म पर आधारित था। ठीक है, आगे उस पर हम बात करेंगे। तो 10वें मंडल में आपने याद रखने हैं पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, और ये वर्णों का जो विभाजन होता था वो होता था व्यवसाय के हिसाब से। ठीक है, चलिए क्लियर है? ये सारे फैक्ट याद रखेंगे ऋग्वेद से। और आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला जो वेद है वो है आपका यजुर्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद से सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है, ऋग्वेद से मैंने आपको सारे फैक्ट बताए। सबसे प्राचीन वेद है। कितने मंडल हैं? 10 मंडल है ऋग्वेद में। ठीक है, सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएं हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? 10,580 जो है मंत्रों की संख्या है। ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तीसरे मंडल में है। ठीक है, और साथ ही साथ गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ये मैं आपको बताना भूल गया। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। ठीक है, विश्वामित्र। क्लियर है? तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए अब बात करते हैं यजुर्वेद की दोस्तों। यजुर्वेद दूसरा वेद है दोस्तों। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। तो आप यहाँ से यजुर्वेद से याद रखेंगे, पहला जो इसका यौ है इसको याद रखेंगे। यौ, यहाँ से यौ से यज्ञ। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे इसको। तो यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों का एवं विधि विधान का संकलन मिलता है और बलिदान विधि का भी इसमें वर्णन मिलता है। क्लियर हो गया? उसके बाद देखिए सामवेद, अगला जो तीसरा वेद है। देखिए सामवेद है, साम का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है साम का गान। ठीक है, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों आपको, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है?
तो आपका आंसर रहेगा सामवेद। ठीक है, इसमें संगीतमय स्रोत का वर्णन भी है। ठीक है, यहां से 100 उठा लें। ठीक है, तो सामवेद में किसका वर्णन है? 100 यानी कि संगीत। क्लियर है? ऐसे याद रखेंगे। आगे बात करें दोस्तों, जो चौथा वेद है वो है आपका अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद दोस्तों अथर्वा ऋषि द्वारा इसको रचा गया था। ठीक है, और अथर्ववेद का संबंध जो है किससे है? तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ। चिकित्सा, जादू टोना, तंत्र मंत्र और वशीकरण, ये दोस्तों किसमें था? आपका अथर्ववेद में। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है अथर्ववेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी थी? तो अथर्ववेद में कुल मंत्र थे आपके 731 जो हैं कुल मंत्र थे। क्लियर है? तो ये चारों वेदों को आपने याद रखना है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, इनमें सबको बता, आप सारी डिटेल मैंने आपको बता दी, ऋग्वेद की, यजुर्वेद की, सामवेद की और अथर्ववेद की। ठीक है, यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए सारी चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, देखिए वेद मैंने बता दिया आपको, वेद 4 होते हैं, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। पुराण कितने होते हैं दोस्तों? पुराण होते हैं 18। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इनको ऐसे भी याद रखेंगे। वेद होते हैं 4, पुराण होते हैं, पुराण है 18 और उपनिषद है आपके 108। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखने। ठीक है, और पुराणों की बात करें दोस्तों, पुराण है 18, तो सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? ये भी पूछा जाता है कई बार। तो सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। ठीक है, ये भी कई बार पूछा गया है, याद रखेंगे। आगे बात करें दोस्तों, उपनिषद की बात करें तो उपनिषद कितने हैं? उपनिषद हैं 108 टोटल। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ पूछा जा सकता है आपको, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरुओं के समीप बैठना। जो डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? गुरुओं के समीप बैठना। ठीक है, उसके बाद देखिए सत्यमेव जयते, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मुंडक उपनिषद या मुंडको उपनिषद। ठीक है, मुंडको उपनिषद से क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते। ठीक है, उसके बाद देखिए ये सारा आपने पढ़ा है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिए वेदांग कितने होते हैं? ये भी कई बार पूछा जाता है। तो वेदांग, वेदों के अंग कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, इसलिए इसको वेदांग कहते हैं। तो ये पूछा जाता है वेदांग कुल कितने हैं? 6 हैं वेदांग कुल। पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, पांचवा है छंद और छठा है ज्योतिष। ठीक है, ये 6 के 6 आपने याद रखने हैं। ठीक है, वेदांग कितने होते हैं? 6 होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोस्तों वैदिक कालीन देवता। ठीक है, यानी कि वैदिक काल में कौन कौन से देवता थे, इनको एक बार देख लेते हैं। यहां से भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, आपको सीधे पूछा जाएगा आंधी तूफान का देवता वैदिक काल में कौन था। ठीक है, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है, तो सारे आपके क्वेश्चन बनेंगे। देखिए वैदिक कालीन देवता की बात करें तो कौन कौन से देवता थे वैदिक काल में? पहला देखिए इंद्र। ठीक है, यह आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे, इसको याद रखेंगे, बाद में फिर उत्तर वैदिक काल में मैं आपको बताऊंगा। देखिए वैदिक काल में, ठीक है, या ऋग्वैदिक काल में क्या था? सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में फिर क्या हो जाता है? उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक प्रिय देवता कौन हो जाते हैं? फिर प्रजापति। ठीक है, आगे फिर इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो सर्वाधिक प्रिय देवता थे इंद्र। ठीक है, इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता माना जाता था। इंद्र को पुरंदर भी कहते थे। तो ये याद रखेंगे दोस्तों, आपको सीधे पूछा जा सकता है वैदिक काल, वैदिक कालीन, या सीधे पूछा जा सकता है युद्ध तथा वर्षा का देवता किसे माना जाता है। ठीक है, तो इंद्र को माना जाता था। ठीक है, वैदिक काल में, तो याद रखेंगे इसको। इंद्र को पुरंदर भी कहते हैं, आप सभी जानते हैं, तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। दूसरा देखिए अग्नि, अग्नि यानी कि आग के देवता। ठीक है, उसी प्रकार आगे वरुण, वायु देवता, सोम, जंगल या वनस्पति देवता। ठीक है, सोम। उसके बाद मारुत, आंधी तूफान का देवता। आपको पूछा जा सकता है वैदिक काल में आंधी तूफान का देवता कौन था? तो मारुत। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद उषा, उषा प्रगति एवं उत्थान का देवता। ठीक है, उसके बाद पूसन, इंपॉर्टेंट है, पशुओं का देवता कौन था? पशुओं का देवता पूसन। ठीक है, पौ से आप याद रखेंगे, पशुओं का देवता पौ से पूसन। ठीक है, उसके बाद अश्विन, विपत्तियों को हरने वाला देवता वैदिक काल में कौन था? अश्विन। ठीक है, या अश्विन कह सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं आपका अश्विन भी मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे
वैदिक कालीन देवता आपको याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं। इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, मारुत, उषा, पूषण और अश्विन। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। उसके बाद देखते हैं दोस्तों ऋग्वैदिक कालीन नदियां। तो ऋग्वैदिक काल में कौन कौन सी नदियां थी, प्राचीन नाम, आधुनिक नाम, यहां से भी क्वेश्चन कई बार दोस्तों पूछे गए हैं। चलिए, तो देखिए दोस्तों ऋग्वैदिक कालीन नदियां कौन कौन सी थी, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम क्या है इनका, तो यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए दोस्तों प्राचीन नाम और आधुनिक नाम, ये प्राचीन नाम है पहले में, फिर इसके बाद इनके आधुनिक नाम है। ठीक है, पहला देखिए तो झेलम आजकल जो है आधुनिक नाम है झेलम। तो झेलम का वैदिक काल में प्राचीन नाम क्या था, झेलम का क्या था, वितस्ता। ठीक है, याद रखेंगे, कई बार पूछा गया है दोस्तों ये। ठीक है, उसके बाद चिनाब का क्या था, अस्किनी। ठीक है, चिनाब का प्राचीन नाम क्या था, अस्किनी। उसके बाद देखिए व्यास, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। व्यास का प्राचीन नाम क्या था, व्यास नदी का प्राचीन नाम था विपासा। ठीक है, याद रखेंगे, व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था, विपासा। उसके बाद देखिए रावी नदी, अभी मैंने बात की थी आपको रावी नदी के बारे में। तो रावी नदी का जो प्राचीन नाम था क्या था, पुरुषुनी। ठीक है, याद रखेंगे। और गंडक नदी का प्राचीन नाम क्या था, तो गंडक नदी का प्राचीन नाम था सदा नीरा। ठीक है, सदा नीरा किसका प्राचीन नाम था, किस नदी का प्राचीन नाम था, यह पूछा जा सकता है। तो गंडक का प्राचीन नाम था सदा नीरा। ठीक है, उसके बाद देखिए घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या था, तो घग्गर नदी का प्राचीन नाम था दृष्टवती। ठीक है, उसके बाद सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या था, शतुद्री। ठीक है, क्या था सतलज का प्राचीन नाम, सतलज नदी का शत्रुदी। ठीक है, इसको याद रखेंगे दोस्तों, ये पूछे जाते हैं। आधुनिक नाम दे देगा आपको प्राचीन नाम पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए दोनों चीजें आपको याद रखनी है। तो ऋग्वैदिक कालीन नदियों के बारे में आपने देखा, ये सारी नदियों के प्राचीन नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, चल आगे चलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दर्शन की। तो दोस्तों देखिए वेद और उपनिषद को पढ़कर, ठीक है, वेद उपनिषद को पढ़कर जो है 6 ऋषियों ने अपना दर्शन गढ़ा। इसे भारत का क्या कहा जाता है, षट दर्शन इसको कहते हैं। ठीक है, अब ये 6 ऋषियों ने कौन कौन से दर्शन लिखे, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा जाता है कई बार। तो देखिए पहला है सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन किसने लिखा है, कपिल मुनि ने लिखा है, कपिल ऋषि ने लिखा है। दूसरा न्याय दर्शन किसका है, गौतम ऋषि का है। योग दर्शन किसका है, पतंजलि का है। और वैशेषिक दर्शन किसका है, कणाद का है। और उत्तर मीमांसा किसका है, बादरायण का है। और पूर्व मीमांसा किसका है, जैमिनी का है। ठीक है, तो ये 6 ऋषियों को आपको याद रखना है, कपिल, गौतम, पतंजलि, कणाद, बादरायण और जैमिनी। तो इनके दर्शन आपको याद रखने हैं। सांख्य दर्शन किसका है, कपिल का है। न्याय दर्शन, कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपने याद रखने हैं, सांख्य दर्शन किसका है, कपिल मुनि का है, कपिल ऋषि का है। न्याय दर्शन गौतम ऋषि का है। ठीक है, योग दर्शन पतंजलि का है। और वैशेषिक दर्शन जो है कणाद का है। उत्तर मीमांसा बादरायण का। और पूर्व मीमांसा जैमिनी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, सांख्य दर्शन जो है भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। ठीक है, तो ये आपका पहला जो सांख्य दर्शन है जिसको कपिल मुनि ने लिखा, तो ये सांख्य दर्शन जो है दोस्तों ये भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखिए दोस्तों हमने वैदिक काल को पढ़ा, तो अब यहां से दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में। ठीक है, तो यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं डायरेक्ट, तो इनको आप जो है दोस्तों अच्छे से याद रखेंगे। चलिए पहला देखेंगे हम उत्तर वैदिक काल के बारे में, फिर अगला देखेंगे हम, पहले ऋग्वैदिक काल के बारे में देखेंगे उसके बाद फिर उत्तर वैदिक काल में हम चलेंगे। देखिए ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट। देखिए पहला है आपका आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो पूछा जाता है आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन एवं कृषि था। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ऋग्वैदिक काल की। ठीक है, इसके बाद उत्तर वैदिक काल में भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उन पर जो है हम इसके बाद बात करेंगे। ठीक है, देखिए आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन एवं कृषि था। दूसरा देखिए आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे। आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन कौन कौन से थे। याद रखेंगे संगीत, रथ दौड़
और घुड़दौड़। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था, ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था, तो ये था दोस्तों सोम रस। क्या था, सोम रस। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। पहला देखा अपनी पशुपालन एवं कृषि जो है मुख्य व्यवसाय था, इसलिए था दोस्तों क्योंकि जो वैदिक सभ्यता थी वो किस प्रकार की थी, आपकी ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, चल देखिए उसके बाद आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था, तो सोम रस था दोस्तों। मैंने भी आपको बताया सोम रस था, यह जो है वनस्पति से बनाया जाता था। ठीक है, 3 पॉइंट देखे आपने, तीनों आपको याद रखने हैं। मुख्य जो है मनोरंजन के साधन क्या थे उस समय, पशुपालन मुख्य व्यवसाय क्या था और मुख्य पेय पदार्थ क्या था। ठीक है, ये सीधे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए आपको पॉइंट वाइज जो है इसको बनाया गया है। उसके बाद देखिए आर्यों का समाज कैसा था, तो आर्यों का समाज था पितृ प्रधान। ठीक है, याद रखेंगे आर्यों का जो समाज था कैसा था, पितृ प्रधान था। उसके बाद आगे चलते हैं, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था, अमाजु। अमाजु कहा जाता था, याद रखेंगे। ऋग्वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था, अमाजु। ठीक है, याद रखेंगे। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी जो है माना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। ऋग्वैदिक काल में या ऋग्वेद में सरस्वती नदी को जो है सबसे पवित्र माना जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए आर्यों का प्रिय पशु क्या था, घोड़ा। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था, आर्यों का प्रिय पशु तो वो था आपका घोड़ा। ठीक है, उसके बाद देखिए समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी ऋग्वैदिक काल में, तो ऋग्वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई थी परिवार, जिसको कुल कहते थे। ठीक है, परिवार या कुल। ठीक है, उसके बाद देखिए ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक जो है प्रिय देवता कौन थे, मैंने अभी आपको बताया। तो ऋग्वैदिक काल में या ऋग्वेद में दोस्तों सबसे प्रिय देवता आपकी कौन है, इंद्र है। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में इंद्र, और अभी उत्तर वैदिक काल में देखेंगे तो वहां चेंज हो जाएगा फिर। ठीक है, तो याद रखेंगे सर्वाधिक प्रिय देवता जो है ऋग्वैदिक काल में कौन थे, इंद्र थे। ठीक है, उसके बाद देखिए बाल विवाह व प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था, यानी कि आपको पूछा जा सकता है ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह और पर्दा प्रथा जो है इसका प्रचलन नहीं था। ठीक है, याद रखेंगे इसको। उसके बाद देखिए ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार और सिंधु नदी का उल्लेख जो है सर्वाधिक बार हुआ है। तो इसको याद रखेंगे, ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है, गंगा नदी का उल्लेख 1 बार हुआ है, यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है और सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। ठीक है, तीनों फैक्ट आपको याद रखने। पूछा जा सकता है ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है, पूछा जा सकता है आपको, और यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है और सिंधु नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। उसी प्रकार अगला पॉइंट है, आर्य जो है मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। ठीक है, 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे आर्य। कौन कौन से थे 3 प्रकार, पहला है वास, दूसरा अधिवास और तीसरा उष्णीस। ठीक है, ये तीनों याद रखेंगे, वास, अधिवास और उष्णीस। ठीक है, ये 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे आर्य। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है दोस्तों, गाय को जो है ऋग्वैदिक काल में गाय को क्या कहा जाता था। ठीक है, तो याद रखेंगे ऋग्वैदिक काल में गाय को क्या कहा जाता था, गाय को कहा जाता था अधन्या। ठीक, क्या कहा जाता था, अधन्या, यानी कि न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में गाय को रखा गया था। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों क्या था, देखिए गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए जो है वेदों में मृत्युदंड तथा देश से निकाले की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों कि गाय को जो है ऋग्वैदिक काल में गाय को अधन्या कहा गया, यानी कि न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में गाय को रखा गया था, और गाय की हत्या करने वाले और या उसे घायल करने वाले के लिए जो है वेदों में मृत्युदंड का प्रावधान था। ठीक है, ये याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों आर्यों द्वारा खोजी गई धातु, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पूछा जा सकता है, आर्यों द्वारा खोजी की धातु कौन सी थी, तो वो थी लोहा।
ठीक है, याद रखेंगे। और लोहा दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, इसे श्याम अयस कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, आपको पूछा जाता है श्याम अयस किसे कहा जाता है, लोहे को। ठीक है, तो आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी, लोहा। और तांबे को क्या कहते हैं, तांबे को कहते हैं लोहित अयस। ठीक है, तो तांबे को क्या कहा जाता है, लोहित अयस कहा जाता है, और लोहे को क्या कहा जाता है, श्याम अयस। ठीक है, तो आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी, सबसे पहले लोहा। आगे चलते हैं। व्यापार हेतु दोस्तों दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में, तो ऋग्वैदिक काल में व्यापार हेतु दूर दूर जाने वाले व्यक्ति को कहा जाता था पणी। ठीक है, क्या कहा जाता था, पणी कहा जाता था। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ऋग्वैदिक काल से ये महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, ठीक है, मनोरंजन के क्या साधन थे, मुख्य पेय पदार्थ क्या था, समाज किस प्रकार का था, ठीक है, और किस नदी को सबसे पवित्र माना जाता था। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम उत्तर वैदिक काल की। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल से जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं दोस्तों, उन पर बात करते हैं। पहला है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। मैंने अभी आपको बताया, देखिए उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर जो है प्रजापति जो है सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। तो यहां से दो चीजें आपको याद रखनी है। ऋग्वैदिक काल में जो है प्रिय देवता कौन थे, इंद्र थे, और उत्तर वैदिक काल में प्रिय देवता कौन थे, प्रजापति। ठीक है, दोनों याद रखेंगे। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जो है जन्म पर आधारित होने लगे थे। यानी कि उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण थे, यानी कि मैंने बताया था अभी आपको 4 वर्ण बताए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो ये 4 वर्ण जो है दोस्तों, ये पहले क्या था, पहले आपका ऋग्वैदिक काल में दोस्तों, वैदिक काल में ये व्यवसाय पर जो है आधारित था, लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, जन्म पर आधारित हो गया। ठीक है, ये दोनों फैक्ट याद रखेंगे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट भी याद रखेंगे। तीसरा पॉइंट देखिए क्या है, उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय क्या किया जाता था, राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। तो ये भी याद रखेंगे, उत्तर वैदिक काल में राजा का जब राज्याभिषेक होता था तो उस समय कौन सा यज्ञ किया जाता था, राजसूय यज्ञ। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था, उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा कहा जाता था। आपको सीधे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था, सिरा। ठीक है, और हल रेखा को क्या कहा जाता था, सीता। ठीक है, हल रेखा को क्या कहा जाता था, सीता कहा जाता था। ये याद रखेंगे, उत्तर वैदिक काल में पूछा जा सकता है आपको, हल को क्या कहा जाता था, हल रेखा को क्या कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद देखिए उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। ठीक है, तो ये आपको सीधे पूछा जा सकता है, निष्क और शतमान मुद्रा जो है किस काल में चली, तो ये उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, याद रखेंगे इसको। उसके बाद देखिए उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ। ठीक है, तो याद रखें, उत्तर वैदिक काल में कहां, कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। उसके बाद देखिए गोत्र नामक संस्था का जन्म जो है उत्तर वैदिक काल में हुआ। ठीक है, गोत्र नामक संस्था पूछा जा सकता है आपको, गोत्र नामक संस्था का जन्म जो है किस काल में हुआ, तो उत्तर वैदिक काल में हुआ। ठीक है, उसके बाद महाकाव्य 2 हैं, आप सभी जानते हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत की बात करें तो महाभारत जो है दोस्तों, महाभारत का पुराना नाम, ये कई बार क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछा गया है कि महाभारत का पुराना नाम क्या है, तो महाभारत का पुराना नाम क्या है, जय संहिता। ठीक है, और महाभारत दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको उत्तर वैदिक काल से याद रखने हैं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति जो है सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण जो है दोस्तों व्यवसाय के बजाय जन्म पर आधारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय क्या किया जाता था, राजसूय यज्ञ किया जाता था। साथ ही साथ दोस्तों उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहते थे, सिरा, और हल रेखा को सीता कहा जाता था। ठीक है, साथ ही साथ किस प्रकार की मुद्राएं चलती थी उत्तर वैदिक काल में, निष्क और शतमान मुद्राएं चलती थी। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल से। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा वैदिक सभ्यता।
ठीक है। और वैदिक काल के बारे में मैंने आपको बताया 2 कालखंडों में, आपका ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में हमने पढ़ा और इसके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने देखे दोस्तों। और आप सभी को अच्छा लगा होगा दोस्तों। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।